भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल मैच से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है और जिसके बाद विनेश फोगाट महिला वर्ग के रेसलिंग मैच में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड या सिल्वर मेडल के लिए मुकाबला करने वाली थी, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम ऊपर होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि यह उनके निजी नुकसान के साथ साथ पूरे देश के लिए मायूस करने वाला पल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के कुछ समय बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गए। उन्हें पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं इसी बीच शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोहले का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एनसीपी से सांसद अमोल कोहले ने कहा कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आज वो सिर्फ 100 ग्राम जो वजन था उस ज्यादा होने से वह बाहर हो गई और इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। साजिश की आशंका जताते हुए सांसद कोहले ने जांच की मांग की है। वहीं तो आपको बताते चले कि जयंत पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में एक्शन लेने की मांग करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो उन्हें विनेश फोगाट के मामले में भी कुछ करना चाहिए, वे ओलंपिक में बात करें। वहीं आपको बताते चले इस बीच विनेश फोगाट को लेकर तमाम तरीके की नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कौन क्या कुछ कह रहा है, आप सुनिए। तो देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी।
महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई हैं, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। इस बात को लेकर भी बात रखी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से। कोई साजिश की बात भी नजर आ रही है? देखिए, मैंने अपनी बात कही, जैसे मैंने अपनी जो बात कही वो कह दी। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड का दौरा किया और इस त्रासदी में लोगों का दर्द और तकलीफ देखी। उन्होंने यह भी कहा कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। मैं केंद्र सरकार से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज देने का आग्रह करूंगा और जिसमें आपदा रोधी बुनियादी ढांचा बनाना और समुदायों की मदद करना शामिल है। मैं सरकार से वायनाड लैंडस्लाइड का राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी आग्रह करना चाहूंगा। For permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see. आज लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे और जहां उन्होंने आर्या न्यूज से खास बातचीत भी करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से 2 मांगे रखी। क्या है वो 2 मांगे और क्यों भड़क रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। लखनऊ से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरे साथ आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी फेल हो जाएगी, फेल मानी जाएगी। जय जय श्री राधे। दादा, एक सवाल और जी, अगर आपको किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ाया जाए 27 के चुनाव में जी, तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? सुनो, जो आदमी बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया जा रहा था वो मंत्री नहीं बना। मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। जो राजनीतिक पार्टी किसान की बात नहीं करेंगी तो किसान क्रांति दल से सारे देश में चुनाव लड़वा दूंगा और इन सारी जो पार्टियां किसान के हित में काम नहीं करती हैं उनको नेस्त नाबूद करके जो किसान की बात करेगा उसको सत्ता में पहुंचा दूंगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे केवल
किसान आयोग का इस भारत में गठन करवाना है और किसान के कर्जे, जो जिस कर्जे में किसान मरता है, वो माफ करवाने हैं। जय जय श्री राधे। दादा एक सवाल और जी अगर आप जैसे कह रहे हैं कि मंत्री मुझे बनाया जा रहा था बिना चुनाव लड़े, जी अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे कहे कि हम आपको मंत्री बना रहे हैं और नहीं। आप जो है ये उथल पुथल मचाते हैं, बंद कर दीजिए, तो नहीं 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 नहीं, मुझे मंत्री कुछ नहीं बनना है। मुझे कुछ नहीं बनना है। मंत्री क्यों नहीं बनना है? मंत्री के मंत्री बनकर क्या करूंगा? मैं कह रहा हूं किसान आयोग का गठन कर दो, वही मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। उसमें जो किसान आयोग का गठन करेगा उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हमें मंत्री कुछ नहीं बनना है। हमें नहीं है फुर्सत मंत्री बनने की। हमें तो अपने गरीब किसान मजदूर और हमने अपने मोर्चे बना दिए हैं, क्योंकि किसी को हम यदि कहेंगे कि इस पार्टी को हम हराएंगे तो कब हरा पाएंगे? हमने बना दिया किसान छात्र मोर्चा, किसान मोर्चा, छात्र मोर्चा, नौजवान मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, महिला मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, वकील मोर्चा, किन्नर मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जात मोर्चा और ओबीसी मोर्चा। 15 मोर्चों के पदाधिकारी हमारे हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर प्रदेश में मिलेंगे और पूरे भारत का संगठन है। जिसको चाहूंगा सत्ता में पहुंचा दूंगा और जिसको चाहूंगा सत्ता से उखाड़ फेंक दूंगा। मुझे कोई अंतरी मंत्री पंत्री नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे। आखिरी सवाल दादा, भारतीय किसान यूनियन भानु के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका? भारतीय किसान भानु के उद्देश्य है कि ये भारत का संविधान जो है उसके तरीके से केवल उद्योगपतियों को ही न बढ़ाया जाए, केवल मनोरंजन करने वाले एक्टरियों को ही न बढ़ाया जाए, केवल मजदूर और किसान और रिक्शा चलाने वाले, पॉलिश करने वाले, गरीब मजदूरों और दिनों रात हल चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों का ध्यान रखा जाए। और राजनेता अपनी जो तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, अपनी जो निधि बढ़ाते रहते हैं, उनमें से आधा वो व्यक्तिगत अपना खर्च करते हैं। सबको पता है, प्रधानमंत्री को पता, राष्ट्रपति को पता, सबको पता है। उस पर बंदिश लगाई जाए और ईमानदारी से लोकतंत्र चलाया जाए भारत का। क्यों कि भारत की धरती ऋषि मुनि और राम कृष्ण के अवतारों की भूमि है। इस पे रावण राज नहीं चलेगा। जय जय श्री राधे। दादा आखिरी सवाल है, आप क्षत्रिय हैं, किसानों की आवाज को तो आप उठाते ही हैं जी, लेकिन क्षत्रियों की आवाज निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में क्षत्रियों की संख्या घट रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे वो सीट बंटवारे में हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो। तो क्या आप चाहेंगे कि क्षत्रियों की जो संख्या है उसके ऊपर सरकार क्या विचार करे? ऐसा है, हमारा तो क्षत्रियों के लिए ये कहना है कि यदि क्षत्रिय फूटे रहेंगे तो भारत के राजनेता क्षत्रियों को बिल्कुल खत्म कर देंगे और क्षत्रिय एक रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत क्षत्रियों का अपमान नहीं कर पाएगी। क्षत्रियों का अपमान हो रहा है। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को हटा दिया गया, मध्य प्रदेश से क्षत्रियों को हटा दिया गया, राजस्थान से क्षत्रियों को हटा दिया गया, जनरल वीके सिंह को टिकट काट दिया गया, नरेंद्र तोमर जी को कृषि मंत्री से हटा दिया गया और योगी आदित्यनाथ को हटाने की भी पूरी जुगाड़ें चल रही थी। लेकिन सभी क्षत्रियों ने उत्तर प्रदेश से कह दिया था यदि योगी को हटाया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तब ये बचे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा सभी क्षत्रिय एक रहे, लेकिन क्षत्रिय ये नहीं है कि अपने लिए चाहे। क्षत्रिय वो होता है जो भगवान राम क्षत्रिय थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेल खाए। भगवान राम क्षत्रिय थे जिन्होंने सुग्री को बचाया और बाली को मार गिराया। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है जातवाद माने। क्षत्रिय का मतलब है क्षत्रत्व और गरीब की रक्षा करना, मजदूर की रक्षा करना, कमजोर की रक्षा करना। ये क्षत्रापन है। ये
क्षत्रियों को जो सताएगा वो सुखी से राजनीति नहीं कर पाएगा। ये हमारा वायदा है, चैलेंज है, चुनौती है और चेतावनी है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो जैसा कि दर्शकों आप सुन रहे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के भानु प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे धमाकेदार इंटरव्यू के साथ, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर क्षत्रियों को नकारा जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। और किसान आयोग गठन हो, ये सरकार से मांग की है। केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करे सरकार, और किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करे या दर बढ़ाए। इन दो कामों में से करे। ये दो मांगे केंद्र सरकार से भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी ने रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। बने रहिए, देखते रहिए आर्या न्यूज। मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ राहुल चौहान। योगी कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अयोध्या में नाबालिग बच्चे के साथ नए गैंग रेप मामले में आरोपी मोइन खान के ऊपर जमकर बरसे। और वहीं सपा नेता मोइन खान को लेकर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है ताकि उनको फायदा मिल सके। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए सपा के ऊपर सीधा निशाना साधा है। नमस्कार, एक खास खबर के साथ शुरुआत करेंगे आज शाम की। हमारे साथ योगी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास खबर के लिए, अयोध्या गैंग रेप पर बात करने के लिए। जो दरिंदगी मोइन खान सपा के नेता ने की है, इसके ऊपर खास चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या। सर जिस प्रकार से ये घटना घटी है, सपा के नेता मोइन खान ने दरिंदगी की हदें पार कर दी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है कि अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधों को संरक्षण देना, और उससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई हो नहीं सकता जो वहां पर अयोध्या में हुआ है। और उससे भी ज्यादा निंदनीय कार्य कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इनके पूर्वज मुलायम सिंह जी, जब ऐसी घटना हुई थी तो उसमें भी एक वर्ग विशेष के लोग थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि इस उम्र में लड़कों से गलती हो ही जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ो, और यहाँ अपराध को विज्ञान से जोड़ रहे हैं कि डीएनए कराना चाहिए, ये कराना चाहिए। तो एक इनके पिता मनोविज्ञान से जोड़ रहे थे, ये विज्ञान से जोड़ रहे हैं, अपराध को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। और ऐसे घृणित अपराधी को, ऐसे घृणित अपराध को जिसकी तो समाज में कोई मान्यता नहीं, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो ये इनकी मानसिकता को बतलाता है, और आने वाले समय में जनता ने कभी माफ नहीं करेगी। सर सपा के नेता अफजल अंसारी का बयान आया है, उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि उपचुनाव में बीजेपी इस मामले का फायदा उठाना चाहती है। यदि कोई इतना घृणित कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का वहां का नेतृत्व उस पर मौन रहता है, तो ये उससे बड़ा अपराध होगा। और बोलता है तो वो कह रहे हैं कि ये हम चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं, अफजाल अंसारी से, वो क्यों नहीं विरोध करके अपना चुनावी फायदा उठा लेते इस पर, वो भी विरोध में खड़े हो ऐसे घृणित अपराध के, सामाजिक अपराध के, तो शायद उन्हें ही फायदा मिले। लेकिन उन्हें ये नहीं देखना, उन्हें तो अपने वर्ग विशेष के अपराधों को, अपराधियों को, अफजाल अंसारी का भी चरित्र चाल कैसा है ये वो स्वयं जानते हैं। सर 12 वर्ष की लड़की है, बच्ची इतनी छोटी है कि वो तो जानती भी नहीं है प्रसव क्या होता है, वो तो जानती भी नहीं है कि डिलीवरी क्या होती है। वो अपनी माँ से पूछती है क्या मेरे पेट में बच्चा है। तो कितनी बड़ी ये घटना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि दरिंदगी की सभी सीमाएं पार कर गए और मानवता की सभी सीमाएं पार कर रहे हैं। शर्मनाक से शर्मनाक कांड कर गए, और इस पर कोई भी व्यक्ति शर्मसार होगा सुनकर, वह तो करने वाले शर्मसार नहीं हो रहे हैं, और उनके संरक्षक, उनका नेतृत्व उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ये और शर्मसार करने वाली घटना है। सर और क्या कुछ कहेंगे इन अपराधों के बारे में जिस प्रकार से किए जा रहे हैं?
देखिए, अपराध और अपराधियों का चोली दामन का साथ समाजवादी पार्टी का है, इसे सब जानते हैं। और इनकी जो काठ की हंडियां इन्होंने चढ़ाई थी, एक तो टकाटक और एक आरक्षण, इसको अब जनता जान चुकी है। तो अब इन्होंने फिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देकर जनता में खौफ पैदा करके आगे के चुनाव जीतना चाहते हैं, और या एक वर्ग विशेष को बचाना चाहते हैं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है ये, ऐसी पराकाष्ठा जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के मुखिया अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, उसकी मां की। यही तो मैंने कहा कि उनके पिताजी तो ऐसे अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे थे और ये विज्ञान से जोड़ रहे हैं। दोनों ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधों को संरक्षण देते हैं, और ऐसे घृणित और निंदनीय अपराधों को संरक्षण देना, तो इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए थे, योगी कैबिनेट मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, जिन्होंने जानकारी दी अयोध्या मामले पर, गैंगरेप पर उन्होंने कड़ी निंदा जताई है। और सपा जिस प्रकार से अपराधियों का साथ देती है और देती आई है, उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है, सीधा निशाना साधा है सपा के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी घटना अयोध्या में घटी है। बनी रहिए, देखते रहिए आर्या न्यूज। मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ राहुल चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अगली खबर आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से आज कुलगाम के डीके मुर्ग नूराबाद में एक जनसभा का आयोजन किया गया, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष GM शाइन और पार्टी के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद अयूब मंटू मौजूद रहे। CPIM के दक्षिण कश्मीर लारू कुलगाम में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, और जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेते हुए नजर आए। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर किसान नेता और CPIM के वरिष्ठ नेता MY तारिगामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कश्मीरी आवाम के लिए बहसीत मजमूई और जम्मू के लोग भी परेशान हैं, लेह और करगिल भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। जो कहा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से 5 अगस्त, उससे पहले भी, उसके बाद भी, उसके उलट ही उनका अमल रहा, उनकी करनी रही। और आज आप देख लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, बाज़ार जाना किसी के बस की बात नहीं है। आम शहरियों की इतनी महंगाई है, बाज़ार इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है, दवाई चाहिए बीमार के लिए बहुत मुश्किल हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल इतने उलझ गए हैं कि अब कोई दरवाज़ा भी नहीं नज़र आता लोगों को जहाँ से उनको कुछ आसाइश मिले, कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले। कुलगाम क्या, हर इलाके में पकड़ दकड़ का सिलसिला बराबर जारी है। अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ कई लोग हैं, कई बहनें हैं जो वावेला कर रहे हैं। उनके बच्चे या तो मुख्तलिफ कैंपों में ज़ेरी हिरासत है या मुख्तलिफ एक्ट्स के तहत मुख्तलिफ जेलों में बंद है। ये शायद कुलगाम में ही नहीं, ये और इलाकों में भी ऐसा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना के भरतमही गांव में SSB और हरैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कबाड़ की दुकान से सैकड़ों बोरे में जानवरों की हड्डी और हड्डी के चूर्ण को बरामद किया गया। वहीं आपको बताते चले कि SSB को गुप्त सूचना मिली थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि गांव में ही कबाड़ की दुकान में सैकड़ों बोरों में जानवरों की हड्डियों को जमा किया गया था और जिसको नेपाल भेजने की योजना बनाई जा रही थी, और जिसे फिलहाल पुलिस ने विफल करते हुए SSB और हरैया थाना क्षेत्र से संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के जानवरों की हड्डी के चूर्ण को बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा कस्टम विभाग की द्वारा जो है इसकी जानकारी दी गई थी कि आखिर कबाड़ की दुकान में जानवरों की हड्डी को किस लिए जमा किया गया था, आखिर इसकी कागजी कार्रवाई
है या नहीं, इसको लेकर भी कस्टम विभाग के साथ साथ हरैया थाना में मामले को तहकीकात में जो है जांच में लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार सीमावर्ती इलाकों में जानवरों की हड्डी की तस्करी का बड़ा रैकेट चल रहा है, जो नेपाल के माध्यम से दूसरे देशों को भी सप्लाई होती है। बिहार के औरंगाबाद में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आ रहे बाइक सवार दंपति की तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से रौंद उनको डाला और जिसके बाद उसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना NH 139 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खेरा गांव के पास की बताई जा रही है। घायल को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हादसा उस वक्त हुआ जब रोहतास जिले के विक्रमगंज के घोसिया कला निवासी संजय पासवान अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ बाइक पर सवार होकर सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के लिए औरंगाबाद आ रहे थे। क्या नाम था दोनों का? इनका नाम अनीता कुमारी और उनका संजय पासवान। बाइक से थे जी। कहाँ जा रहे थे एग्जाम देने के लिए? इधर ही औरंगाबाद आ रहे थे एग्जाम देने के लिए। ये भी कोई स्कूल है औरंगाबाद में, अच्छा, वहीं पे जा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।